नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग, एसएमएस अस्पताल जयपुर में है। आप मिशन लिवर स्माइल के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी हैं। आपके इस क्षेत्र में 25 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। उनके शोध कार्य लिवर और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं पर आधारित है और चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। नमस्कार मैडम। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, मेरा पेट अक्सर फूला फूला सा रहता है और गैस भी बहुत बनती है। क्या यह कोई लिवर की बीमारी का लक्षण हो सकता है या यह सामान्य बात है? कृपया सलाह दें, एक पाठक ने प्रश्न पूछा है। आज के समय में बदलती दिनचर्या तथा खानपान की वजह से लोगों में अक्सर पेट फूले रहने की समस्या रहती है। अधिकतर केसों में यह समस्या अपच की, इंडाइजेशन की वजह से होती है। लेकिन अगर यही समस्या लंबे समय तक बनी रहती है और अगर उसके साथ मुंह में खट्टा पानी आना, वेट लॉस होना, कब्जी होना, पेट दर्द होना, अगर ये शिकायतें साथ में डेवलप होती है पेट फूलने के साथ में, तो तुरंत हमें डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए तथा हमें लीवर से संबंधित जांचें तथा सोनोग्राफी करा के परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर, जैसे पेट फूलने की जो समस्या होती है, ये कुछ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में होती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बुढ़ापे में लोगों को ये शिकायत काफ़ी ज़्यादा होती है कि हमारा पेट फूलता है, या फिर अभी जो लाइफस्टाइल है उसके कारण ये यूथ में भी देखी जाती है प्रॉब्लम? पहले के समय में यह समस्या जनरली 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में पाई जाती थी, क्योंकि एज के साथ अपना पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय की बदलती परिस्थितियों के अनुसार लोगों में फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, स्ट्रीट फूड्स काफ़ी खा रहे हैं, उसके साथ उनकी लाइफस्टाइल मूवमेंट काफ़ी कम हो गया, सिटिंग वर्क्स ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए ये समस्या अब युवाओं में बढ़ती जा रही है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि ये आजकल स्कूल के बच्चों में भी मोटापा बढ़ना, पेट फूलना, ये सारी समस्या स्कूल के बच्चों में भी स्टार्ट हो गई है। इसको रोकने के लिए हमारे राज्य सरकार ने तथा केंद्र सरकार ने स्कूलों में अलग से प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिससे बच्चों को अनहाइजीनिक और ज़्यादा फैटी फूड अलाउ ना किया जाए। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 42 वर्ष है और मुझे अक्सर पेट के दाएं तरफ दर्द होता है और भूख भी कम लगती है। क्या यह लिवर की बीमारी का लक्षण हो सकता है? राजीव कुमार का सवाल आया है। देखिए राजीव कुमार जी, पेट के दाएं हिस्से में अधिकतर दर्द या तो लीवर की वजह से होता है और अधिकतर और केसेस में पित्त की थैली में पथरी की वजह से भी राइट साइडेड पेन होता है। लेकिन अधिकतर राइट साइडेड पेन अगर खाना खाने के साथ, गैस बनने की समस्या के साथ, मोटापे के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इसमें फैटी लीवर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो आप एक बार सोनोग्राफी कराएं तथा अपने लीवर से संबंधित जांचें करा के डॉक्टर से संबंध लें। और अगर आपको पथरी निकलती है तो गाल ब्लैडर के स्टोन और पथरी के लिए कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, उसमें आपको सर्जन की राय लेनी चाहिए, जिससे आपका समुचित समय पर इलाज हो सके। जी डॉक्टर, फैटी लिवर जो होता है, इसके स्टार्टिंग इंडिकेशंस क्या होते हैं? इनके लक्षणों में क्या चीज़ें शामिल होती है? फैटी लीवर में इनिशियली मरीज को पेट भारी रहना, अपच शिकायत रहना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना और किसी किसी मरीज में कब्जी की शिकायत रहती है जी। ये इसके प्रारंभिक लक्षण रहते हैं। जैसे जैसे फैटी लीवर की समस्या बढ़ती जाती है, मरीज की भूख कम होती जाती है और उसका मोटापा बढ़ता जाता है। अगर फैटी लीवर को समय से अगर आप जांच नहीं कराते हैं, इसका डायग्नोसिस नहीं कराते हैं, तो अगर 10-15 साल तक कंटिन्यू फैटी लीवर आपके रहता है तो ये आगे जाके गंभीर बीमारी में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए फैटी लीवर के किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना किया जाए, उसकी समय पर जांच कराई जाए तथा समुचित दिनचर्या में बदलाव किए जाएं तथा अगर ज़रूरत हो तो दवाइयाँ स्टार्ट की जाएं। छोटे बच्चों में भी यही इंडिकेशंस होते हैं फैटी लिवर के? क्योंकि आजकल हम देखते हैं स्कूल गोइंग बच्चों को फैटी लिवर की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें बच्चों को ओबेसिटी, उम्र से बहुत ज़्यादा वेट होना, फैटी लिवर होना सामने आता है। फैटी लीवर आजकल स्कूल के बच्चों में इसलिए होना स्टार्ट हो गया कि बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ कम रही है, स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है बच्चों में, कोचिंग, स्कूलिंग, ट्यूशन्स, इसकी वजह से बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ का टाइम नहीं मिल पाता है। और इसके साथ में बच्चों की खान पान में फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया है। घर वाले भी जनरली खाना बनाने से बेटर प्रीफर करते हैं कि बर्गर मंगा दिया, पिज़्ज़ा मंगा दिया। ये बच्चों के लिए अल्टीमेटली हानिकारक रहता है। इसलिए फैटी लीवर बच्चों में ज़्यादा गंभीर रहता है। ये आगे जाकर शुगर, मोटापा तथा लीवर ख़राब होने के उसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए टाइमली इसको डायग्नोस करना
और इंटरवेंशन करना रिक्वायर्ड जरूरी है। यानी जो इजी टू कुक फूड होता है वो फैटी लिवर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी फूड ले, जितना हो सकता है हेल्दी डाइट पे शिफ्ट कीजिए। कभी कभी जंक फूड खाना नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन बच्चों का जो आज दिनचर्या हो चुका है जिसमें लगातार ये समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है, इसीलिए अभिभावकों को इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को क्या प्रिपेयर करके दे रहे हैं। अगला सवाल है, मेरी उम्र 36 वर्ष है और मेरा वजन तेजी से घट रहा है और आंखों की सफेदी पीली हो गई है, क्या ये पीलिया है या लिवर से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी? सीमा गुप्ता का यह सवाल आया है। देखिए सीमा जी, आंखों में सफ़ेदी आना ये जनरली खून की कमी और एनीमिया का लक्षण होता है, लेकिन साथ में आपका वज़न कम हो रहा है वो ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार वज़न कम होना, भूख कम लगना, कमजोरी रहना, थकान रहना, ये कई बीमारियों के लक्षण होते हैं, जिनमें डायबिटीज़, कैंसर और भी कई बीमारियां हैं जो अपने को इनिशियली ये इंडिकेट करती है। थायराइड की बीमारियां जिनमें हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, तो इसमें अगर आपका वेट जल्दी से रैपिडली डाउन जा रहा है तो आपको तुरंत अपनी समस्त जांचें करानी चाहिए तथा उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है आपके लिए। जी डॉक्टर, अगर पीलिया की बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरा रिकवर हो जाता है पीलिया से, लेकिन उसके बाद भी कई दिनों तक, महीनों तक हल्का सा एक पीलापन उसके शरीर में बना रहता है, जिससे स्किन जो है वो पेल येलो लगती है, आंखों में पीलापन रहता है। तो क्या वो पीलिया के रेपेल होने का चांस होता है या फिर वो एक सामान्य प्रतिक्रिया है? देखिए, पीलिया रिकरेंस होने के चांसेस उसके इटियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि किस कारण से पीलिया हुआ है। जनरली वायरल हेपेटाइटिस, जो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से पीलिया होता है, वो जनरली 4 से 6 हफ्ते में चला जाता है, और किसी किसी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में इट में प्रोलॉन्ग अप टू 5 to 6 months और एवन लाइफ लॉन्ग। बट अगर पेशेंट कंटिन्यूसली अल्कोहल इंटेक ले रहा है, उन मरीजों में पीलिया ठीक नहीं होता है, अल्कोहल इंटेक की वजह से उनमें बार बार पीलिया होता रहता है, उसको सामान्य पीलिया की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। उसमें अल्कोहल बिल्कुल बंद करने के बाद ही उसमें सुधार की उम्मीद रहती है, अन्यथा उन मरीजों में पीलिया हमेशा बना रहता है। और क्या डाइट लेनी चाहिए जिन लोगों को जॉइंटिस हो गया है या अभी जॉइंटिस से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिससे वो जल्दी से रिकवर हो सके? देखिए, पीलिया के मरीजों में डाइट का सबसे ज़्यादा गलतफहमी लोगों में बनी हुई है कि पीलिया होते ही मरीज का खाना बंद कर देते हैं, वो लिक्विड डाइट पे शिफ्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा मरीज के लिए हानिकारक है। मरीज का खाना बंद नहीं करना होता है, बस वी हैव टू चेंज इट टू दी हाईली न्यूट्रिशनल हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट विच शुड कंटेन, उसमें आपको ज़्यादा तरल पदार्थ देना चाहिए, ऐसे भोजन पेय पदार्थ देने चाहिए जो इजीली आराम से पच सके खाने में। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देना चाहिए, चावल दे सकते हैं, साथ में सफ़ेद रसगुल्ले दे सकते हैं, नॉर्मल घर का खाना अलाउ कर सकते हैं। लोगों में ये रहता है कि हल्दी देने से पीलिया बढ़ जाएगा, ये सब गलतफहमियाँ है। मरीज़ को संतुलित खाना देना चाहिए, बस ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बाहर का खाना नहीं लेना चाहिए। नहीं, न्यूट्रिशनल डाइट से पीलिया में रिकवरी जल्दी होती है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 50 वर्ष है और मुझे शराब पीने की पुरानी आदत थी लेकिन अब छोड़ दी है, क्या मेरा लिवर दोबारा सही हो सकता है? अमित वर्मा का ये प्रश्न आया है। देखिए अमित जी, आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि आपने कितने वर्षों तक अल्कोहल लिया है। जनरली 1-2 से 5 वर्ष तक लेने में लीवर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, जितना कई लोग 15 से 20 साल तक कंटिन्यूसली डे बाय डे अल्कोहल इंटेक करते हैं, उनमें लीवर डैमेज ज़्यादा होता है। फिर दूसरी चीज़, आपकी जांचों से ये पता चल पाएगा कि आपका लीवर किस स्तर तक डैमेज हो चुका है। शुरुआती स्टेज में अगर आप अल्कोहल लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो आपके रिकवरी के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर आपने एक लंबे समय तक अल्कोहल लिया है, उसकी वजह से आपके पेट में पानी भर गया है, कभी खून की उल्टी हुई है, मतलब दूसरे शब्दों में आपके लीवर सिरोसिस डेवलप हो चुका है, तो उस कंडीशन में शराब छोड़ने के बाद कंप्लीट रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। बस आपको दवाइयाँ लेते रहते हैं तो आपका अगला लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, लेकिन कंप्लीट रिकवरी कम रहती है अगर आपके ये लक्षण डेवलप हो चुके हैं तो। डॉक्टर, बहुत बार ऐसा होता है, अगर लिवर सिरोसिस की हम बात करें, अल्कोहल जो पेशेंट्स लेते हैं उनमें तो लिवर सिरोसिस बहुत आम है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी शराब का सेवन भी नहीं किया होता है, लेकिन उनके शरीर में भी लिवर सिरोसिस विकसित होना शुरू हो जाता है, तो उसके क्या कारण होते हैं? देखिए, मैं पहले वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लिवर सिरोसिस का कारण शराब अल्कोहल लेना इंटेक माना जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है वो वायरल हेपेटाइटिस माना जाता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेज अपने पंजाब में मिला है, जहाँ पे
जनरली ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं, इंट्रावीनस ड्रग्स, जो युवाओं में एक गलत शौक डेवलप हो गया है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग से प्रोग्राम डायग्नोसिस के लिए, और इसके 3 महीने का एक ट्रीटमेंट चलता है जो सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है, तो उससे हेपेटाइटिस सी रिकवर हो जाता है। 3rd नंबर पे जो वर्ल्ड वाइड जो कारण लीवर सिरोसिस का बढ़ रहा है वो है फैटी लीवर एसोसिएटेड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसको नैश कहा जाता है। जी बिल्कुल। आज के समय में ये समस्या पुरुषों में, महिलाओं में, सब में डेवलप हो सकती है। जिन भी लोगों का वज़न ज़्यादा है, साथ में डायबिटीज़ है, हार्ट की परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपके लीवर में फैटी लीवर आ रहा है, उन मरीजों को सलाह दी जाती है कि वो अपने डॉक्टर से नियमित चेकअप कराते रहें। और लीवर के लिए एक अलग से जांच होती है सोनोग्राफी के अलावा, फाइब्रो स्कैन। उससे आपके लीवर की स्टेजिंग पता लगती है कि आपका लीवर फाइब्रोसिस स्टेज 1 और 2 में है या 3rd और 4th में है। इनिशियल स्टेज में लीवर फैटी लीवर रिकवरेबल होता है अगर आप अपनी डाइटरी चेंजेस करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और नियमित दवाइयाँ लेते हैं। और स्टेज 3rd और 4th में जाने के बाद में मरीज़ को रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है। और 4th स्टेज में सिरोसिस डेवलप होने के बाद किसी मरीज़ को लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। 5 to 10% केसेस में जिनमें लीवर सिरोसिस फैटी लीवर नैश की वजह से डेवलप होता है, तो लंबे समय में उसमें लीवर कैंसर का भी यह एक कारण बनता है। यानी वैसे भी सामान्य तौर पर भी आपको टेस्ट करवाने ही चाहिए, लिवर के पूरे बॉडी चेकअप्स लेने चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। साल में एक बार हर व्यक्ति को, खासकर 40 से 50 की ऊपर की उम्र वालों को सबको कराना चाहिए। यंग एज में जिनमें एक्सट्रीम ओबेसिटी हो रही है, 90-100 kg वेट जा रहा है, जिनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब चल रही है, फैटी फूड ज़्यादा जाता है उनकी लाइफस्टाइल में, उन लोगों को अर्ली स्टेज में भी 25 के बाद में भी नियमित चेकअप की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। अगला सवाल संगीता यादव ने पूछा है, क्या फैटी लिवर की बीमारी हमेशा गंभीर होती है या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? फैटी लीवर की बीमारी डिपेंड करती है कि आपकी किस वजह से हो रही है। फैटी लीवर अगर आपका सिंपल डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, तो अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है, आप रोज़ाना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, आपका वज़न कम होता है, तो फैटी लीवर रिवर्सिबल स्टेज में रहता है। लेकिन अगर आपकी फैटी लीवर डेवलप होने के बाद में भी आप अगर कोई चेंजेस नहीं करते हैं, मेडिसिन इरेगुलर रहते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो अगर ये स्टेज 3rd और 4th में अगर चल जाता है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन और स्ट्रिक्टली आपको डाइट फॉलो करनी पड़ती है और आपको रेगुलर चेकअप और फाइब्रो स्कैन कराना चाहिए आपको। यानी अगर आप समय समय पर अपने मेडिकेशंस अच्छे से रखेंगे, प्रॉपर उस चीज को देखेंगे, उसके फॉलोअप्स अच्छे से लेंगे, तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक होने के चांसेस हैं, इनिशियल स्टेज पे ठीक हो जाए। इनिशियल स्टेज पर ये ठीक हो सकती है, जब तक बीमारी बहुत ज्यादा बिगड़ेगी नहीं। अगला सवाल है, मेरी उम्र 45 वर्ष है और मेरी रिपोर्ट्स में ASGPT और ASGOT का स्तर बहुत ज्यादा निकला है, इसका क्या मतलब होता है? नेहा सिंह का यह सवाल आया है। देखिए नेहा जी, आपने जो SGOT-PT, SGPT के बारे में बताया कि बहुत बढ़ा हुआ है, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी रेंज कितनी बढ़ी हुई है। अगर ये 1000 से ऊपर बढ़ी हुई है, तो ये कंडीशन जनरली वायरल हेपेटाइटिस में ज़्यादा होती है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस A और B की वजह से, A और E की वजह से ये होता है। तो जनरली ये 4 से 6 हफ्ते में कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर आपका 200-300 की रेंज में है, तो आपको और कॉजेज ढूंढने होते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस के अलावा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, नैश रिलेटेड वो चीज़ें भी देखनी होती है। तो आपके SGOT-PT, SGPT के लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या बीमारी है। अगर आपके ये 3 महीने से 6 महीने से कंटिन्यूसली राइज कर रही है, तो आपको लीवर का कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा टाइम। यानी व्यक्ति की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है वो भी लिवर पर असर डालता है। अगर इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपका लिवर उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। अगला प्रश्न कविता मिश्रा ने पूछा है, क्या लिवर की बीमारी से प्रेगनेंसी पर असर पड़ सकता है? देखिए 50% मरीजों में लीवर की बीमारी जो प्रेगनेंसी से पहले स्तर पर होती है, वो सेम ही पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में रहती है। लेकिन 20 to 30% केसेस में लीवर की बीमारी अगर आप ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, अगर रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं, तो वो एक सीरियस गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बच्चे का अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है और प्रेग्नेंट मदर की जान को भी खतरा रहता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि प्रेगनेंसी से पहले आपके लीवर से संबंधित जो भी दवाइयाँ चल रही है उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे कंटिन्यू रखना चाहिए। कभी कभी वो दवाइयाँ फीटस के लिए, एम्ब्रियो के लिए नुकसानदायक होती है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर
वो दवाइयाँ कंटिन्यू रखें, उसको बंद ना करें। और अगर लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो हमेशा अपनी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी आप अच्छे हायर सेंटर पे प्लान करें, जहाँ पे कि आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको टाइमली मैनेज किया जा सके। बिल्कुल, यानी अगर आपको लिवर की समस्या है और अगर आप प्रेग्नेंट है तो अपनी दवाइयों को रेगुलर रखिए, किसी भी डोज को मिस मत कीजिए और डिलीवरी बिल्कुल एक अच्छे सेंटर पे, जैसे डॉक्टर ने बताया, अच्छी फैसिलिटीज़ में प्लान कीजिए जिससे बेबी पर कोई भी असर ना पड़े। अगला सवाल सुरेश चौहान ने पूछा है, क्या लिवर सिरोसिस पूरी तरह ठीक हो सकता है या बस दवाइयों से कंट्रोल में रहता है? देखिए सुरेश जी, लीवर सिरोसिस की कई स्टेजेज होती हैं। इनिशियल स्टेज में कंपनसेटेड सिरोसिस, जिसको हम बोलते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक, मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन जांचों में मरीज को पता लगता है कि उसके सिरोसिस डेवलप हो रहा है, लीवर कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है, लीवर में फाइब्रोसिस हो रहा है। उस कंडीशन में इनिशियल स्टेज में अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एल्कोहलिक पेशेंट्स में भी इनिशियल स्टेज में अगर आप एल्कोहल कंप्लीटली बंद कर देते हैं तो कंपनसेटेड लीवर सिरोसिस में रिकवरी के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन एक बार आपकी डीकम्पनसेटेड लीवर सिरोसिस स्टार्ट हो गया, डीकम्पनसेशन मीन्स पेशेंट बेहोशी आने लग गई, पेशेंट के पेट फूलने लग गया, पेट में पानी भरने लग गया या खून की उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, वो स्टेज डेवलप होने के बाद में पेशेंट में लीवर सिरोसिस में रिकवरी के चांसेस कम होते हैं और इन अधिकतर मरीजों में लीवर ट्रांसप्लांटेशन की आगे जाके भविष्य में ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर, अगर परिवार में किसी एक सदस्य को लिवर कैंसर हुआ हुआ है या लिवर की कोई भी समस्या हुई हुई है तो क्या ये बीमारी आनुवंशिक होती है या ये समय के साथ ही विकसित होती है? देखिए, लीवर कैंसर जनरली आनुवंशिक नहीं होता है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी है जो, जैसे हेपेटाइटिस बी है, फैमिली में किसी एक मेंबर को है तो सलाह दी जाती है कि परिवार के सारे सदस्यों का हेपेटाइटिस बी जांच की जाए। ऐसे ही ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एक दो बीमारियां हैं जो फैमिली में फीमेल्स में जनरली ज़्यादा होती है। तो उन कंडीशंस में अगर आपकी फैमिली में किसी भी एक व्यक्ति के लीवर से संबंधित गंभीर बीमारी डायग्नोस होती है तो फैमिली मेम्बर्स को एक बार अपना पूरा कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए और लगता है कि उनमें रिपोर्ट्स में कोई भी थोड़ी भी गड़बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, यानी परिवार में अगर किसी को भी लिवर की समस्या है तो समय समय पर जांचें करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आपने बताया, हेपेटाइटिस रिपीट होने के चांसेस होते हैं जनरेशन से जनरेशन। और डॉक्टर, लिवर इनलार्जमेंट क्या होता है? हम कई मामले सुनते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स में लिवर इनलार्जमेंट की समस्या आई है, तो ये क्या होता है? लीवर एनलार्जमेंट जनरली फैटी लीवर को बोला जाता है। मैम, क्या होता है, जनरली जिन लोगों में थोड़ा मोटापा ज़्यादा बढ़ता है, एक्टिविटी कम होती है, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है तो अपने इंडियंस का, एशियंस लोगों में एक टेंडेंसी है कि अपने एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ती है। एब्डोमिनल ओबेसिटी के साथ मोटापा बढ़ता है तो लीवर की साइज भी बढ़ती है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर मीन्स चर्बी चढ़ना लीवर पे। तो फैट अगर लीवर में इकट्ठा होता है तो उसकी साइज इंक्रीज होती है, जिसको हिपेटोमेगेली कहते हैं। सोनोग्राफी में जनरली फैटी लीवर के रूप में कहा जाता है, लेकिन इसको नॉर्मली नहीं माना जाता है। इसके लिए आपको इंटरवेंशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस और आपको डाइटरी चेंजेस टाइमली करने चाहिए। जी, एंजाइम्स का लेवल भी डॉक्टर कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा आता है, लिवर एंजाइम्स का कभी घटता है, तो वो किन कारणों से होता है? जिन मरीजों में बार बार एसजीओटीपीटी और बिलिरुबिन और अदर एंजाइम्स की फ्रीक्वेंट बार बार वेरिएशंस आते हैं, उनको अपने हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस और अदर जो भी ऑटोइम्यून मार्कर्स हैं वो रेगुलरली कराने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उनकी बीमारी का कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीमारी का पकड़ लिया जाता है तो 50% केसेस में लीवर की बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, जिनमें दवाइयों से मरीज़ की रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर टाइमली आप इंटरवेंशन नहीं करते हैं और अगर आप उनको इग्नोर करते रहते हैं कि साहब लीवर एंजाइम में बढ़े रहते हैं, टाइमली ध्यान नहीं देंगे तो वो एक गंभीर बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। डॉक्टर, आजकल कई जो शिशु जन्म लेते हैं उनमें ये समस्या होती है कि वो कमज़ोर लिवर के साथ पैदा होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चे का लिवर बहुत कमज़ोर है, आगे जाके बच्चा जब 4-5 साल का होता है तो उसे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर कुछ भी ऐसा खा लिया जो नहीं डाइजेस्ट हो पाए, अचानक से वॉमिटिंग्स होना, ग्रीन वॉमिटिंग्स की समस्या बहुत ज़्यादा होना, जिसमें लिवर कमज़ोरी एक मुख्य कारण के रूप में सामने होता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? बच्चों में जनरली इनिशियल पीरियड में, बर्थ के आफ्टर बर्थ 1 to 2 ईयर्स जो भी लीवर की बीमारियां रहती है वो जनरली मदर से रिलेटेड रहती है। अधिकतर बीमारियां ऐसी होती है जो मदर टू फीटर ट्रांसमिट होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी है वो मदर टू चाइल्ड इन्फेक्ट होता है। वैसे ही बच्चों में कई बीमारियां होती है जो सिबलिंग्स में भी होती है, आनुवंशिक होती है। जैसे विल्सन से एक डिजीज़ होती है जिसमें कॉपर ज़्यादा लीवर में इकट्ठा हो जाता है, तो वो बीमारी भी स्टार्टिंग से होती है।
तो इनिशियल स्टेज में अगर आपको पता लग जाता है कि बीमारी लीवर की किस वजह से हो रही है, अगर वायरल हेपेटाइटिस की वजह से, तो उसमें एंटीवायरल मेडिसिन से वो ठीक हो सकती है। और अगर लगता है कि कई मरीजों में, बच्चों में आनुवंशिक बीमारी में लीवर काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में बच्चों में बिलो 5 ईयर्स भी लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो कंप्लीट थोरो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही क्लियर हो पाता है कि लीवर की बीमारी बच्चे में क्यों डेवलप हो रही है। कई बार बच्चों को लगातार बुखार भी आता है जिसका कोई कारण नहीं होता है। एक हर महीने में बुखार आना और बहुत हाई लेवल पर वो बुखार जाता है, तो क्या वो भी लिवर की बीमारी के कारण हो सकता है? अक्सर पेरेंट्स इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको लगता है बदलता मौसम है इसलिए हो गया, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई गंभीर कारण होता है? बच्चों में जनरली इनिशियली अप टू 5 to 7 ईयर्स बच्चों में जनरली आउटसाइड के बच्चों की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, बाहर का खाना पीना स्टार्ट करते हैं, वीनिंग स्टार्ट होती है, तो उसमें जनरली अपने इंडिया में हाइजीनिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बच्चे चॉकलेट्स खा रहे हैं, बाहर की चीज़ ले रहे हैं, तो वहाँ से इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा जाता है, तो उनमें फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस होना, डायरिया होना, फिर बच्चे जनरली पूरा सर्दी का मौसम हो चाहे बारिश का मौसम हो, पूरा कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखते हैं, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ की वजह से उनमें बार बार निमोनिया होना ये चांसेस रहता है। लेकिन इन सब का बेस्ट उपाय यही है कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए डिपेंड करता है कि उसकी डाइट कैसी जा रही है, तो बच्चों की डाइट में, पेरेंट्स की डाइट में, फैमिली के हर मेंबर को अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए, और उसमें सबसे ज़्यादा रोज़ाना फ्रूट्स का जरूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिसमें आपको अलग से मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। जी, आजकल कई लोग जो जिमिंग करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, वो कई अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स लेते हैं, बायोटिक्स लेते हैं, तो क्या उसका भी आगे जाके लिवर पर कोई नकारात्मक असर पड़ता है? हाँ मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, क्योंकि हमारे पास जो भी यंग पेशेंट्स आते हैं आजकल, जनरली लोगों में मॉर्निंग वॉक से ज़्यादा जिम जाने का ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। इसमें हम सबको यही सलाह देते हैं कि जनरली आपको नेचुरल प्रोटीन्स लेने चाहिए, जैसे स्प्राउट्स वगैरह लेनी है, घर में जो भी अवेलेबल नेचुरल प्रोटीन्स हैं वो आपके लीवर के लिए बेस्ट हैं। जो भी सप्लीमेंट्स आपको जिम में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे बॉडी बिल्डिंग के लिए हो, चाहे आपका वेट गेन करने के लिए हो, या मसल मास बढ़ाने के लिए हो, वो सब अल्टीमेटली आपको लीवर को डैमेज करते हैं। तो आपको सलाह यही दी जाती है कि नेचुरल प्रोटीन्स का प्रयोग करें। जनरली जो भी सप्लीमेंट्स हैं उनको अवॉइड करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि लंबे टाइम पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए जनरली लेते हैं, जनरली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी लेते हैं, तो आपको जनरली ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये लीवर के लिए हानिकारक होती है। सबसे बेस्ट चीज़ें नेचुरल चीज़ों का सेवन करें, वर्कआउट करें, वो आपके लीवर के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।